हेलो बच्चों, नमस्कार। मोशन मंच पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और भाई डीएनए पढ़ रहे हो, मजा आ रहा है नहीं? ठीक है, तो आज बेटे डीएनए को डबल करते हैं और आज का टॉपिक हमारा रहेगा डीएनए का द्विगुणन यानी रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। तो बच्चों आज यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी कि डीएनए कौन सी कोशिका विभाजन की अवस्था में डबल होता है और ये डबल होता है तो क्यों होता है बेटे, इसका कारण क्या है और साथ में कौन से एंजाइम इसमें भाग लेते हैं, कौन सी अवस्था में डीएनए दुगना होता है, ये सारी चीजें यहां पर पढ़ेंगे। तो बेटा आपको ये तो पता है कि एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित होती है, एक कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो आनुवांशिक पदार्थ है ये भी आधा आधा अलग अलग कोशिकाओं में जाएगा। तो ऐसे अगर हर कोशिका विभाजन के दौरान अगर डीएनए का जो आनुवांशिक पदार्थ है ये बेटे आधा आधा होकर अगर अलग अलग कोशिकाओं में जाएगा तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि डीएनए तो माइनस में चला जाएगा। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि कोशिका विभाजन से पहले डीएनए की मात्रा दुगनी होती है और ये जो दुगनी मात्रा है बेटे ये जब कोशिका विभाजित होती है तो वापस समान होकर अलग अलग कोशिकाओं में चली जाती है और इस कारण से डीएनए की मात्रा हर कोशिका में कैसी बनी रहती है, समान बनी रहती है। और समान बने रहने के कारण फिर जो डीएनए है वो समान होकर अलग अलग कोशिकाओं में चला जाता है। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक होगा और ये टॉपिक रहेगा हमारा यानी डीएनए का द्विगुणन, डीएनए का द्विगुणन। तो बेटे इसे अपन 3-4 अवस्थाओं में पूरा करेंगे। पहला हमारा पार्ट होगा इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि डीएनए कहां पर होता है या डीएनए का द्विगुणन किस अवस्था में होता है, कौन सी डायरेक्शन में होता है और किस तरह से एक नई श्रृंखला एक पुरानी श्रृंखला होगी। दूसरा पार्ट हमारा रहेगा बेटे रेप्लिकेज एंजाइम, यानी डीएनए के द्विगुणन में कौन कौन से एंजाइम बेटे काम आएंगे और वह कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेंगे ये अपन वहां पर बताएंगे। और तीसरा पार्ट हमारा रहेगा वो रहेगा बेटे मैकेनिज्म ऑफ जो है डीएनए डुप्लीकेशन यानी डीएनए द्विगुणन की क्रियाविधि। और डीएनए द्विगुणन की क्रियाविधि को अपन 5 अवस्थाओं में विभाजित करेंगे। तो यहां पर बच्चों हमारा जो पहला पार्ट रहेगा डीएनए द्विगुणन का, और ये डीएनए द्विगुणन का फर्स्ट पार्ट जो हमारा रहेगा ये फर्स्ट पार्ट रहेगा यानी परिचय। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि डीएनए द्विगुणन का पहला पार्ट रहेगा और ये रहेगा परिचय। अब परिचय में आपको ये ध्यान रखना है कि कहां पर ये द्विगुणन की क्रिया होती है, कौन सी डायरेक्शन में होती है। तो सबसे पहले परिचय में बेटे आप पहला पॉइंट आप याद रखेंगे यानी कोरेनबर्ग। तो ये आपको याद रखना है। तो कोरेनबर्ग बेटे ऐसा वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले डीएनए के द्विगुणन के बारे में बताया। तो याद रखना इन्होंने क्या किया, डीएनए के द्विगुणन के बारे में बताया, डीएनए के द्विगुणन के बारे में बताया। तो बच्चों याद रह जाएगा यानी कोरेनबर्ग इन्होंने सबसे पहले डीएनए के द्विगुणन के बारे में बताया, ये भी आपको याद हो गया। लेकिन बात ये आती है कि बेटे डीएनए कहां पर उपस्थित होता है, डीएनए कहां प्रेजेंट होता है। तो मुख्यतः आपको याद होगा कि डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। तो केंद्रक के अंदर ही क्या होगा यानी वहां पर डीएनए का द्विगुणन होगा। तो सबसे पहले यहां पर अपन सेकंड पॉइंट रखेंगे यानी द्विगुणन का क्रिया स्थल। इसका क्रिया स्थल यानी डीएनए के द्विगुणन की जो क्रिया है ये क्रिया कहां पर संपन्न होगी। तो फिर आपको इसमें याद रखना है कि ये क्रिया जो संपन्न होते बेटे ये होती है केंद्रक द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, यानी इसको आप याद रख सकते हैं यानी कहां पर, न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो बच्चों ये भी आपको याद रखना है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि नॉर्मल हमारी कोशिकाओं के अंदर
जो डीएनए पाया जाता है ये डीएनए गुणसूत्रीय धागों के रूप में या क्रोमेटिन जाल के रूप में कहां पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य में। तो केंद्रक द्रव्य में जब कोशिका विभाजित होती है तो उसी जगह पर बेटे क्या होता है? एक अणु डीएनए से दो अणु डीएनए के बनते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि डीएनए के द्विगुणन की क्रियाविधि कहां संपन्न होगी, इसका क्रियास्थल क्या होगा? तो जवाब क्या जाएगा बेटे? केंद्रक द्रव्य इसका जवाब जाएगा। अब फिर क्वेश्चन आता है कि कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था है? कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था है जहां पर डीएनए का द्विगुणन होगा? तो यहां हमारे पास में इसका तीसरा पॉइंट जाएगा, यानी अवस्था। यानी कौन सी फेजेज है जहां पर डीएनए का द्विगुणन होगा? तो बच्चों याद करो, कोशिका विभाजन के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो बेटे इंटरफेज होता है और एक पार्ट होता है डिवीजन फेज। इंटरफेज जो होता है इसके भी तीन पार्ट होते हैं बेटे। एक तो G1 फेज होती है और एक S फेज होती है और एक G2 फेज होती है। अब आपको याद होगा तो S फेज के अंदर तो बेटे वहां पर आरएनए बनता है, प्रोटीन बनती है और साथ में जो है क्या कहते हैं, विभिन्न प्रकार के आरआरएनए, एमआरएनए बनते हैं। एस फेज के अंदर अगर आप आएंगे तो बेटे यहाँ हिस्टोन प्रोटीन बनती है और साथ में डीएनए का द्विगुणन भी होता है। और अगर G2 अवस्था में जाएंगे तो वहां पर आरएनए बनते हैं और साथ में ट्यूबुलिन प्रोटीन भी बनती है। तो अब ये जो इंटरफेज है जिसकी तीन अवस्थाएं हैं, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। तो बच्चों यहां पर आपको याद हुआ कौन सी अवस्था में डीएनए का द्विगुणन होगा? तो यहां आपको याद रखना है इंटरफेज, अंतरावस्था कहते हैं बेटे। तो इंटरफेज की एस अवस्था में तो ये यहां पर भी आपको याद हो गया कि डीएनए का जो द्विगुणन होगा ये कहां पर होगा बच्चों? तो याद रखना ये होगा इंटरफेज की एस अवस्था। क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। यानी यहां पर आपको याद रखना है कि डीएनए का जो द्विगुणन होता है ये कोशिका विभाजन की कौन सी फेज रहेगी? इंटरफेज। और उस इंटरफेज या अंतरावस्था की एस फेज में होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीएनए का द्विगुणन होगा कहां पर? तो कहां होगा बच्चों? दूसरा पॉइंट याद करो, यानी कोशिका के केंद्रक द्रव्य में। यानी केंद्रक द्रव्य में डीएनए का द्विगुणन होगा। कौन सी अवस्था में होगा? तो फिर आपको याद है कि कोशिका विभाजन की दो अवस्थाएं होती है, एक तो बेटे इंटरफेज होती है और एक डिवीजन फेज होती है। तो इंटरफेज में कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है और इस अवस्था में जो पहले G1 फेज आती है वहां पर प्रोटीन और आरएनए बनते हैं। फिर S फेज आती है बच्चों, तो यहां पर डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, यानी यहां पर जो है डीएनए के डबल अणु बनते हैं। और फिर तीसरी फेज जो आती है जहां पर नए कोशिकांग भी बनते हैं, आरएनए भी बनता है और प्रोटीन भी बनती है। तो बच्चों यानी डीएनए का द्विगुणन आपको कहां याद हुआ? इंटरफेज की एस अवस्था में। यहां तक भी क्लियर हुआ बेटे? और इसकी दिशा क्या होती है? यानी द्विगुणन की दिशा। तो यह भी आपको याद रखना है, द्विगुणन की दिशा। तो ये जो दिशा बेटे हमेशा रहेगी, ये हमेशा रहेगी 5 days to 3 days, 5 days to 3 days। ये भी आपको याद रखना है कि डीएनए जो होता है बेटे, डीएनए की दो श्रृंखलाएं होती है। एक की दिशा तो 3 days to 5 days रहेगी और एक की दिशा 5 days to 3 days रहेगी। तो डीएनए हमेशा ऐसे श्रृंखला पर बनेगा जिसकी दिशा 3 days to 5 days हो। तो डीएनए के द्विगुणन की जो दिशा होगी वह दिशा होगी बेटे 5 days to 3 days। लेकिन याद रखना ये जिस सांचे पर बनेगा इसका जो टेम्पलेट होगा, ये टेम्पलेट होगा 3 days to यानी 5 days। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि डीएनए का जो टेम्पलेट होगा जिस पर द्विगुणन होगा तो वह द्विगुणन की जो दिशा होगी ऐसे कि यहां बेटे ये हमारे पास में ये तो टेम्पलेट है, ये यहां पर मान लेते हैं ये सांचा है।
जिसकी दिशा 3 days to 5 days है। लेकिन यहां पर याद रखना द्विगुणन ऐसे होगा जिसकी दिशा 5 days to 3 days। तो ये द्विगुणन है, ये नई श्रृंखला है। तो ये ध्यान रखना कि हमेशा जो सांचा है वो तो 3 days to 5 days रहेगा, लेकिन द्विगुणन जो हमेशा होगा ये हमेशा बेटे 5 days से, हमेशा 5 days से किसकी तरफ रहेगा? 3 days की ओर। तो ये आपको इसकी दिशा याद करनी है कि द्विगुणन की जो दिशा होगी वो हमेशा 5 days से 3 days की ओर होगी। तो पहले 3 पॉइंट याद हो गए, यानी बताया किसने? कोरेनबर्ग ने बताया। बेटे द्विगुणन कहां होगा? केंद्रक द्रव्य में होगा। और द्विगुणन किस अवस्था में होगा? तो ये इंटरफेज की एस अवस्था में होगा। द्विगुणन की दिशा क्या होगी? तो बेटे ये दिशा होगी 5 days to 3 days। और साथ में ये जहां पर होगा, जहां से ये स्टार्ट होगा, यानी जहां से ये शुरू होगा, यानी बेटे द्विगुणन जहां से शुरू होगा उसे इनिशिएशन यानी प्रारंभिक बिंदु कहेंगे। उन्हें प्रारंभिक बिंदु यहां पर आप कहोगे, यानी इनिशिएशन पॉइंट। इनिशिएशन पॉइंट, इनिशिएशन पॉइंट यानी डीएनए के जोन से, भाग से, या डीएनए के जिस स्थान से द्विगुणन की क्रिया स्टार्ट होगी उस भाग को प्रारंभिक बिंदु कहेंगे या स्टार्टिंग बिंदु कहेंगे बेटे। और जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है इसमें एक से ज्यादा स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं। तो द्विगुणन की क्रिया डीएनए की श्रृंखला में जहां से शुरू होगी वो शुरू वाला बिंदु यहां कहलाएगा बेटे, ये कहलाएगा प्रारंभिक बिंदु। ये भी आपको याद हो गया। अच्छा, अब डीएनए का द्विगुणन है क्या, या डीएनए का द्विगुणन कहेंगे किसे? तो बेटे यहां पर सीधा सा पॉइंट जाता है कि एक अणु डीएनए से, क्या बताया मैंने आपको? एक अणु डीएनए से 2 अणु डीएनए का बनना, यह कहलाता है डीएनए का द्विगुणन। तो यहां अपन आगे बढ़े कि यहां पर बेटे आपको याद रखना है कि इसकी परिभाषा, तो परिभाषा ध्यान रखना बेटे, एक अणु, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, एक अणु डीएनए से, एक अणु डीएनए से उसी के समान, एक अणु डीएनए से उसी के समान, उसी के समान यानी दूसरे अणु, उसी के समान दूसरे अणु, दूसरे अणु डीएनए का बनना, डीएनए का बनना, डीएनए का बनना। तो बच्चों ये इसकी परिभाषा है, ये आपको याद रखना है कि एक अणु डीएनए से उसी के समान दूसरे अणु डीएनए का बनना, ये डीएनए का द्विगुणन कहलाएगा या डीएनए का रेप्लिकेशन भी कहलाएगा। अब देखना यह है कि जो डीएनए बनता है क्या दोनों श्रृंखलाएं नहीं बनती है, या फिर उसमें एक श्रृंखला नहीं होती है, या एक श्रृंखला पुरानी होती है। तो बेटे यहां अपन आगे इसमें पढ़ने वाले हैं कि जब यहां पर एक अणु डीएनए से, एक अणु डीएनए से 2 अणु डीएनए के बनेंगे। देखो यहां पर कि ये यहां पर हमारे पास में ये अणु है, यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर बेटे ये हमारे पास में एक अणु डीएनए है, ये यहां पर ये एक अणु डीएनए है, ये डीएनए मैंने यहां पर बना दिया है ना, और ये यहां पर एक अणु डीएनए है और यहां पर ये एक अणु है। अब जब आगे इससे 2 अणु बने, तो 2 अणु बने तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2 अणु में बेटे कंडीशन क्या रही। तो यहां आप देखो कि 2 अणु जब यहां पर बने तो 2 अणुओं में आपको क्या नजर आ रहा है? आपको यह नजर आ रहा है बेटे कि 2 अणुओं में एक श्रृंखला तो आपको क्या नजर आ रही है? पुरानी, और एक श्रृंखला आपको नई नजर आ रही है। तो ये एक विशेष विधि के माध्यम से इसको बताया जाएगा जिसे कहा जाता है अर्ध संरक्षी विधि, यानी बेटे इसे कहा जाएगा सेमी
कंजर्वेटिव मेथड। तो यहां आपको यह ध्यान रखना है कि अभी अपन ने कैसे परिभाषित किया कि एक अणु डीएनए से उसी के समान दो अणु डीएनए का बनना, या दूसरे अणु या दो अणु डीएनए का बनना। तो दो अणु जब डीएनए के बनेंगे, यहां पर ये पहला अणु है और यहां पर ये दूसरा अणु है, तो दो अणु डीएनए जब बने तो आपको क्या नजर आ रहा है कि बेटे हर डीएनए में एक श्रृंखला तो पुरानी है, जैसे मैंने इसको रेड में लिया तो बेटे ये पुरानी, और ये इसमें भी एक श्रृंखला पुरानी। तो बनने वाले जो दो अणु डीएनए के होते हैं उसमें बेटे एक श्रृंखला तो पुरानी होती है और एक श्रृंखला नई होती है। तो फिर इस विधि को अपन क्या कहेंगे? सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहेंगे। तो यहां पर आइएगा बच्चों कि अगली यहां पर अपन विधि देखेंगे, तो अगली विधि में अपन को क्या ध्यान रखना है, यानी अगला पॉइंट जो आएगा हमारे पास में नंबर 7 पॉइंट। तो 7 पॉइंट में याद रखना, यानी बनने वाले नए डीएनए अणु में, नए डीएनए अणु में बनने वाले नए डीएनए अणु में एक श्रृंखला नई तथा एक श्रृंखला पुरानी होती है। एक श्रृंखला नई तथा एक श्रृंखला कैसी होती है बेटे? यानी पुरानी होती है। तो याद रखना कि जो डीएनए यहां पर बना है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए बना है बेटे, नया डीएनए अणु, तो उसमें एक श्रृंखला तो हमेशा कैसी रहती है? नई, और एक श्रृंखला हमेशा कैसी होती है बेटे? पुरानी। तो ये आपको याद रखना है कि एक श्रृंखला तो इसमें नई रहती है और एक श्रृंखला यहां पर पुरानी होती है। तो यहां अभी इसको अपन पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो जब ये अगर बने कि बनने वाले नए डीएनए अणु में एक श्रृंखला नई तथा एक श्रृंखला पुरानी होती है, यहां फिर आप देख ले कि इस तरह से यहां पर अपन ने ये डीएनए बनाया, तो ये डीएनए में हमेशा एक श्रृंखला तो बेटे पुरानी रहेगी और एक श्रृंखला यहां पर होगी इस तरह से ये नई श्रृंखला। तो यहां पर इसे आप कह सकते हैं कि यहां पर जो श्रृंखला बनी, तो ये तो बेटे कौन सी है? ओल्ड स्ट्रैंड। ये तो मान लेते हैं डीएनए की पुरानी श्रृंखला है, और इसको आप मान सकते हो यहां पर न्यू स्ट्रैंड। तो बच्चों ध्यान रखना कि बनने वाला जो डीएनए अणु होता है उसमें एक श्रृंखला नई होती है और एक पुरानी होती है। अतः ये जो विधि कहलाती है बेटे, ऐसी विधि कहलाती है, तो इसे कहेंगे अपन अर्धसरक्षी विधि, यानी ऐसी विधि को कहा जाता है अर्धसरक्षी, यानी इसको आप कह सकते हो सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो बच्चों याद आ गया, अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताओ अर्धसरक्षी विधि किसे कहा जाता है, तो क्या जवाब है आपके पास में कि बनने वाले नए डीएनए अणु में एक श्रृंखला तो पुरानी होती है और एक श्रृंखला नई होती है। तो ऐसी विधि को कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड। अगर बेटे दोनों श्रृंखलाएं नहीं बन जाए, दोनों श्रृंखलाएं, तो इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड भी कहा जाता है। तो यहां पर जो डीएनए का द्विगुणन होता है वह हमेशा किस विधि के माध्यम से होता है? अर्धसरक्षी विधि के माध्यम से होता है। अब अर्धसरक्षी विधि को बताने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो यहां आपको याद रखना है कि अर्धसरक्षी विधि, तो बेटे इस अर्धसरक्षी विधि को बताया या इसको खोजा, तो इसको दिया गया बेटे, यानी गिवन बाय मिशेल्सन एंड स्टेहल। तो ये वैज्ञानिकों को आपको याद रखना है, और किसके अंदर बेटे दिया? इन ई कोलाई बैक्टीरिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्धसरक्षी विधि के बारे में
अर्ध संरक्षी विधि के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक कौन सा है? तो क्या याद रखोगे? मिशेल्सन और स्टेहल। और किसमें बताया बेटे इस विधि को? तो ई कोलाई, एस्चेरेशिया कोलाई जीवाणु के अंदर बताया। और इस विधि में इन्होंने अर्ध संरक्षी विधि में उपयोगी आइसोटोप, तो यहां भी याद रखना, यानी उपयोगी समस्थानिक, समस्थानिक, यानी इस विधि में इन वैज्ञानिकों ने दो तरह के समस्थानिकों का उपयोग किया। तो पहला समस्थानिक जो था वो आपको याद रखना है N14, यानी इसको आप कहोगे बेटे लाइट आइसोटोप या लाइट आइसोटोप कह सकते हो, लाइट डीएनए कंटेनिंग आइसोटोप भी कहा जाता है। यहां आप लिख सकते हैं लाइट आइसोटोप, यहां इसको आप लिख सकते हैं या लाइट कंटेनिंग आइसोटोप या हल्का आइसोटोप आप इसको बोल सकते हो, यानी यहां पर लाइट आइसोटोप। एक यहां पर सेकंड जो आइसोटोप होगा बेटे, इसमें होगा N15, यानी इसको आप कहोगे हेवी आइसोटोप, हेवी आइसोटोप। तो अच्छी तरह से याद रख लें कि मिशेल्सन और स्टेहल इन्होंने अपने प्रयोग में दो तरह के समस्थानिकों का उपयोग किया बच्चों। और ये समस्थानिक थे, एक तो N4 जिसको लाइट कंटेनिंग डीएनए आइसोटोप भी कहेंगे, और एक N15 होगा जिसको हेवी डीएनए कंटेनिंग आइसोटोप यानी हेवी आइसोटोप भी कहेंगे। अब यहां आगे देखते हैं कि इस विधि में क्या होगा। तो यहां पर इन दोनों आइसोटोप का जो पृथक्करण किया जाता है बेटे, यह भी आपको याद रखना है, दोनों समस्थानिकों का पृथक्करण, दोनों समस्थानिकों का पृथक्करण तो पृथक्करण जो किया जाएगा बच्चों, यह क्या जाएगा, यानी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी या सीडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन, सीजियम क्लोराइड कंसंट्रेशन। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब ये आइसोटोप अलग अलग डीएनए के अंदर जाएंगे तो बेटे यहां पहली पीढ़ी भी बनेगी, दूसरी पीढ़ी भी बनेगी और तीसरी पीढ़ी भी बनेगी। तो हर पीढ़ी में ये जो दोनों समस्थानिक होते हैं वह एक दूसरे से अलग कौन सी विधि के माध्यम से किए जाएंगे? तो ये विधि का नाम होगा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब ये होता है कि पहले मटेरियल को बेटे मशीन में डाल दिया जाता है, जिसको एक तरह से एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज, उसके अंदर और कई हजार प्रति राउंड घुमाया जाता है, जिसके आधार पर बेटे ये पृथक होते हैं। तो इनका जो पृथक्करण है वह अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम से किया जाएगा और इसके अंदर सीजियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या डेंसिटी यहां पर अपन लेंगे। तो विधि का नाम है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन और किसके अंदर सीजियम क्लोराइड यानी जो है उसकी डेंसिटी। अब ये देखते हैं कि किस तरह से बेटे ये विधि होती है। तो यहां अपन देखते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो अगला अपन यहां पर चलते हैं, तो ये यहां होगा हमारे पास में सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो ये मेथड मैं यहां पर ले रहा हूं बेटे, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो ये अलग अलग उसमें लिया है। तो यहां अपन सबसे पहले लेते हैं, सबसे पहले बेटे यहां पर अपन लेते हैं ये सामान्य डीएनए, ये सामान्य डीएनए यहां पर अपन लेते हैं। ये यहां मैंने लिया है यानी नॉर्मल डीएनए। तो ये ध्यान रखना, ये यहां पर इसको मैं लिख देता हूं यानी N14 यानी लाइट डीएनए। अब यहां पर अपन यहां लेते हैं बेटे दूसरा डीएनए, यहां लेते हैं दूसरा डीएनए, यहां पर इसको अपन आगे बढ़ा देते हैं और यहां प्लस अपन लेते हैं और ये वाला डीएनए।
तो ये डीएनए यहां पर अपन लेंगे, तो बेटे ये डीएनए मैंने यहां पर लिया है, ये डीएनए यहां पर लिया है N15 डीएनए। यहां आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे तो बेटे यहां अपन बनाते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये कोई हमारे पास में एक फ्लास्क है। इसमें यहां पर आप देखेंगे कि इसके अंदर बेटे यानी इस जगह पर ये ऊपर की तरफ तो ये है हमारे पास में यानी N14 डीएनए और ये हल्का है, और दूसरा डीएनए इसके यहां पर बेस पार्ट पर प्रेजेंट है और ये यहां पर है सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन, यानी इसके अंदर यहां पर आपको लेना है। तो यहां इसमें अंदर बेटे यहां पर ये सॉल्यूशन यहां पर होगा तो ये होगा सीजियम क्लोराइड डेंसिटी। तो यहां ये जो आधार पर आया है तो ये आधार पर कौन सा आया है, ये आया है N15। तो ये तो ध्यान रखना कि इसमें, एक मिनट रुको बेटे, इसको इस तरह से यहां पर अपन लेंगे, इसको यहां क्लियर करते हैं अपन, और क्लियर करने के साथ ही सबसे पहले तो इसका फ्लास्क बनाते हैं कि यहां पर ये N, ये यहां पर अपन ने लिया है N और ये यहां पर लिया है दूसरा। तो इन दोनों में अगर आप देखेंगे कि दोनों में बेटे यहां पर ये तो आपको यहां पर अपर पार्ट में नजर आएगा, तो ये तो है N14 और ये यहां पर हमारे पास में ये दूसरे पार्ट पर यहां नजर आएगा बेटे, तो ये बेस पार्ट पर नजर आएगा, तो ये होगा हमारे पास में N15 और ये दोनों के दोनों सीजियम क्लोराइड में होंगे। अब आगे अपन देखते हैं कि जैसे यहां पर अपन इनका द्विगुणन होगा, तो द्विगुणन होने के साथ ही अपन को क्या देखना है कि यहां आप देखें कि इसकी एक श्रृंखला तो बेटे ये वाली होगी और इस डीएनए की एक श्रृंखला ये वाली होगी। यानी सबसे पहले क्या होगा कि जब डीएनए का द्विगुणन होगा तो बेटे दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से अलग अलग होगी। अलग अलग होने के साथ ही अब यहां पर क्या होगा कि बेटे इसमें इस डीएनए की एक श्रृंखला यहां पर आ गई, ये इस तरह से एक डीएनए ये बन गया, इसी तरह से एक डीएनए यहां पर ये बन गया। तो ये जो डीएनए यहां पर बना है, ये जो डीएनए यहां पर बना है बेटे, ये डीएनए कौन सा होगा, HD, यानी ये होगा हाइब्रिड डीएनए, यानी इन डीएनए को आप कहोगे HD और ये डीएनए भी यहां बनेगा HD, यानी दोनों के दोनों डीएनए कैसे हैं, हाइब्रिड डीएनए है। अब हाइब्रिड डीएनए को आगे चलते हैं बेटे, अपन अगली जेनरेशन में चलते हैं, तो यहां अपन क्या लेंगे, यानी वही लेंगे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन और किसके अंदर, सीजियम क्लोराइड के अंदर। तो यहां आप क्या देखेंगे कि इस डीएनए से यहां पर भी दो पार्ट बनेंगे बेटे और इस वाले डीएनए से भी यहां पर दो पार्ट बनेंगे। अब ये देखते हैं कि दो पार्ट कौन कौन से बनेंगे, ये देखना बेटे, यहां पर ये देखना है अपन को। तो यहां आप देखिएगा कि इस तरह से सबसे पहले अपन यहां पर लेते हैं बेटे, तो यहां आपके पास में ये हाइब्रिड डीएनए वाला पार्ट यहां पर अलग हो गया, इसी तरह से इसका हाइब्रिड डीएनए वाला पार्ट यहां से अलग हो गया। अब यहां पर एक पार्ट यहां पर क्या अलग हुआ बेटे, तो एक पार्ट यहां पर ये भी अलग हो गया, यानी द्विगुणन से पहले, और ये वाला पार्ट भी इसका अलग हो गया। तो यहां आप ध्यान से देख लें कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या हुआ कि बेटे हाइब्रिड डीएनए और जो है ये दूसरा नॉन हाइब्रिड डीएनए है, यानी N15 और N14। अब इसका यहां पर अगर आप ये बनाएंगे, इसका बेटे ये बनाएंगे, तो इसमें ये आपको कैसे नजर आएगा, ये आपको ऐसे नजर आएगा। यानी यहां पर आप देखेंगे इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में ये आपको ऐसे नजर आएगा। यानी यहां पर आप देखो कि इसमें जो लाइट वाला डीएनए है, यानी यहां पर, तो यहां तो बेटे ये अलग अलग है और यहां पर ये यहां मीडिएटर में बीच में नजर आएगा। यानी ये डीएनए तो ये हो गया हमारे पास में N14 वाला, और यहां अगर आप लेंगे, यहां पर आप लेंगे तो इसी के साथ में यहां पर ये डीएनए हो गया, यानी कौन सा डीएनए हो गया बेटे ये,
तो ये हो गया आपके पास में N15। तो ये तो आपके पास में ये कंडीशन है, यानी बीच में आया तो इस डीएनए को आप कहोगे यानी हाइब्रिड डीएनए। ये डीएनए यहां पर होगा हाइब्रिड डीएनए। अब अगली बार आप चलो कि यहां पर हुआ क्या कि बेटे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी पर ये जो दोनों डीएनए हैं N15 और N14, यानी यहां पर आप इसको कैसे लिखेंगे, ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि N15 और N ये दोनों होगा। ये भी डीएनए कैसा होगा, तो ये भी यहां पर याद रखना कि N14 और N15 दोनों डीएनए इसके अंदर मिक्स है, तो ये आपको इस तरह से नजर आएगा और ये है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब यहां पर जब इसे सीजियम क्लोराइड के उसमें अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है तो ये बेटे यहां पर इन दोनों का क्या हो जाता है, यानी दोनों डीएनए का यहां पर पृथक्करण हो जाता है। यानी यहां पर इनका जो पृथक्करण है ये इस विधि के माध्यम से किया जाएगा और इसके अंदर ये यहां पर भरा हुआ होता है। इसमें आप याद कर सकते हैं कि बेटे ये होगा सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ते ही क्या हुआ कि सीजियम क्लोराइड के अंदर बेटे ये दोनों के दोनों सेपरेट हो गए। अब जब द्विगुणन होगा तो द्विगुणन के दौरान तो बेटे सामान्य डीएनए आएगा यहां पर, तो इस तरह से यहां पर ये डीएनए बन गया। यहां देखेंगे अपन तो यहां देखेंगे बेटे तो ये डीएनए बन गया, यहां पर अपन देखेंगे तो ये डीएनए, और इधर यहां पर अपन देखेंगे तो इस तरह से ये डीएनए बना। अब यहां आप इसको ध्यान से देखो कि इसमें क्या हुआ बेटे कि ये वाला डीएनए तो कैसा होगा, ये होगा हाइब्रिड डीएनए। ये दोनों के दोनों डीएनए नॉन हाइब्रिड डीएनए, ये भी क्या होगा नॉन हाइब्रिड डीएनए, और ये भी क्या होगा बेटे नॉन हाइब्रिड डीएनए। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, यानी सॉरी ये तो कैसा बनेगा बेटे डीएनए, ये डीएनए यहां पर बनेगा, ये डीएनए बनेगा हाइब्रिड डीएनए। तो ये ध्यान रखना यहां पर। अब इनका रेशो निकालते हैं। अब इसको आप यहां पर कैसे निकालेंगे, यानी यहां आप देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल में तो इसमें आपको ये नजर आएगा, ये यहां पर आपको नजर आएगा। नजर किस तरह से आएगा वो आप देखें, यानी इसमें आपको नॉन हाइब्रिड भी, तो नॉन हाइब्रिड तो बेटे लाइट डीएनए होता है ना, तो ये लाइट डीएनए तो ये यहां पर बनेगा, तो इसको अपन कहेंगे N14, और इस जगह पर मध्य में ये हाइब्रिड डीएनए बनेगा। तो हाइब्रिड डीएनए में आपको नॉर्मल डीएनए भी नजर आएगा, और नॉर्मल डीएनए के साथ में आपको क्या नजर आएगा, आपको यहां पर ये दूसरा हेवी डीएनए भी नजर आएगा, हेवी डीएनए। तो बेटे ये यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा N14 और N15 डीएनए। तो यहां आप देखें कि इस कंडीशन में आपने क्या देखा कि यहां पर आपने देखा कि एक तो बेटे सेंट्रीफ्यूगल में सबसे ऊपर नजर आ रहा है तो ये तो लाइट होगा, और ये मध्य में नजर आ रहा है तो ये हाइब्रिड होगा। अब इस जगह पर मैं आपको इनका परसेंटेज रेशो भी बता देता हूं बच्चों कि यहां पर जब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है तो हाइब्रिड डीएनए का प्रतिशत रेशो क्या होता है। तो यहां मैं आपको पहले बता दूं, यानी हाइब्रिड डीएनए का प्रतिशत रेशो, हाइब्रिड डीएनए का प्रतिशत रेशो, हाइब्रिड डीएनए का प्रतिशत रेशो। तो यहां पर आपको याद रखना है हाइब्रिड डीएनए की संख्या, हाइब्रिड डीएनए की संख्या बटे कुल डीएनए, कुल डीएनए की संख्या, कुल डीएनए की संख्या और इनटू 100। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बेटे, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हाइब्रिड डीएनए का प्रतिशत रेशो, तो हाइब्रिड डीएनए का प्रतिशत रेशो कैसे निकालोगे कि हाइब्रिड डीएनए की संख्या बटे कुल डीएनए की संख्या, हाइब्रिड डीएनए की संख्या बटे कुल डीएनए की संख्या। तो ये थोड़ा सा याद रखना, बटे कुल डीएनए की संख्या, हाइब्रिड डीएनए की संख्या, और उसमें आप याद रखना है यानी बटे यहां पर कुल डीएनए की संख्या, कुल डीएनए की संख्या इनटू 100। अब यहां पर आपके पास में ये है फर्स्ट जेनरेशन, यानी ये बेटे पहली पीढ़ी है। अब पहली पीढ़ी में कैसा अनुपात रहेगा तो बताओ,
कुल हाइब्रिड डीएनए कितने, 1 और 1 2, तो यहां लिखेंगे अपन यानी 2 बटे कुल डीएनए कितने बच्चों, तो कुल डीएनए भी 1 और 1 2, तो 2 बटे 2 इंटू 100, तो बराबर ये आएगा रेशो यानी 100%। तो बेटे सेमी कंजर्वेटिव जो मेथड होता है, तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड की पहली पीढ़ी में हाइब्रिड डीएनए की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 100% होगी। उसके बाद में अगली पीढ़ी यहां पर आप देखें तो ये अगली पीढ़ी है, यानी यहां आप इसको लिख सकते हैं बेटे, यहां पर ये होगा ये दूसरी पीढ़ी। यहां आप देखें तो ये हमारे पास में है इस जगह पर, यानी सेकंड पीढ़ी। ये यहां पर आप लेंगे दूसरी पीढ़ी। तो दूसरी पीढ़ी में आप क्या देखेंगे, पहले हाइब्रिड डीएनए की संख्या देखो बेटे, तो हाइब्रिड डीएनए की संख्या 1 और 1 2, जहां पीला कलर की श्रृंखला दिखेगी उसे आप मानना बेटे हाइब्रिड डीएनए, उसे आप हाइब्रिड डीएनए मानना। तो हाइब्रिड डीएनए की संख्या जो है यहां पर वह है 2। अब यहां पर कुल कितने डीएनए हैं, तो 1 2 3 और 4, तो कुल डीएनए बेटे यहां 4 है और इंटू 100, तो बराबर ये जाएगा हमारे पास में यहां पर 50%। तो एक बार और अच्छी तरह से देख ले कि यहां पर बेटे पहली पीढ़ी के अंदर जो हाइब्रिड डीएनए का प्रतिशत अनुपात है वो 2:2 इंटू 100, यानी बेटे यहां पर ये कितना आया, 100% आया। ये यहां पर आप याद रखेंगे ये 100% आया। दूसरी पीढ़ी में आपने देखा कि हाइब्रिड डीएनए की संख्या तो 2 है और कुल डीएनए की संख्या 4 है इंटू 100, तो बराबर आ गया बेटे 50%। इनको कैलकुलेट करेंगे तो बेटे ये आ जाएगा 50%। अब यहां पर इसकी तीसरी पीढ़ी में देखते हैं, तीसरी पीढ़ी में, तो तीसरी पीढ़ी के अंदर अपन इस तरह से इसको याद रखेंगे, यानी थर्ड जेनरेशन में अपन देखेंगे। तो थर्ड जेनरेशन में देखने से पहले बेटे यहां पर पहले अपन देख लेते हैं कि हमें पहली जेनरेशन में कैसा रिजल्ट मिला था। यानी पहली जेनरेशन में हमें जो रिजल्ट मिला, पहले यहां पर आप देख लें कि इस तरह से ये हमारे पास में पहली जेनरेशन थी बेटे। यहां पर वही क्या होगा, ये पहली जेनरेशन यहां अपन देख लेते हैं, फिर उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे। पहली जेनरेशन यहां आप देखें बच्चों 1 2 3 और ये है हमारे पास में 4। इसके अंदर यहां अपन ने देखा कि यहां जो बने हुए थे वो यहां पर आप देख लीजिएगा, और ये यहां पर हमारे पास में ये सेकंड जेनरेशन थी। और इसमें अब आप देखें कि यहां पर हमें मिल रहा था ये इस तरह से, ये तो ये हमारे पास में कौन सी पीढ़ी थी, ये पीढ़ी थी बच्चों हमारे पास में यानी सेकंड जेनरेशन। ये यहां पर थी सेकंड पीढ़ी। अब अपन यहां पर वापस बच्चों इसका क्या करवाएंगे, वही पृथक्करण होगा, सेपरेशन, पृथक्करण। तो पृथक्करण वही स्टेप क्या होगी, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन किसके अंदर, सीजियम क्लोराइड के अंदर। तो अब यहां देखें बेटे, इससे यहां पर ये भी 2 पार्ट में सेपरेट होगा, यानी यहां आप देखेंगे तो इस तरह से आपको इसको थोड़ा सा इस तरह से याद रखना है कि इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं अपन, यहां वापस लेते हैं तो ये इस तरह से सेपरेशन होगा। यानी ये वाला जो पार्ट होगा बच्चों ये 2 पार्ट में बदलेगा, ये वाला जो पार्ट होगा ये भी 2 पार्ट में बदलेगा, ये वाला जो पार्ट होगा बेटे ये भी 2 पार्ट में, और ये वाला जो है ये भी 2 अलग अलग इसमें इसका पृथक्करण होगा। तो पृथक्करण कैसे होगा ये भी अपन देखते हैं कि यहां पर इसका पृथक्करण होता है। तो पृथक्करण में आप देखो कि यहां बेटे यहां पर आप देखिएगा कि सबसे पहले ये वाला दोनों श्रृंखलाएं अलग होगी, तो इसमें यहां पर इस तरह से
ये हाइब्रिड वाला अलग हो जाएगा, और यहां आप देखेंगे तो इधर भी हाइब्रिड वाला यहां पर ये अलग हो जाएगा। अब यहां जो अलग हुआ, यहां पर जो अलग हुआ, इसमें देखो जैसे ये अलग हुआ ना बेटे, तो ये तो एक तो ये तो क्या है, ये वाला पार्ट तो कौन सा है, ये वाला पार्ट तो है N15 वाला, और ये वाला पार्ट क्या है, N14 वाला। तो बेटे पहले ये अलग अलग हुए है ना, तो यहां पर अलग होते हैं, ये यहां से ये अलग हो गया। इसी तरह से ये जो डबल स्टैंड है ये भी बेटे यहां पर क्या होगा, ये अलग हो गया। ये एक स्टैंड इसकी ये वाली भी अलग हो गई। ये भी बेटे दो भागों में बदलेगा, तो ये इसका पार्ट भी अलग हो गया, और ये दूसरी श्रृंखला इसकी अलग हो गई। ये भी दो भागों में बटेगा, तो इस तरह से ये भी अलग हो गया। तो आप देखो सबसे पहले पृथक्करण हुआ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में, तो इसमें क्या किया कि डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से अलग अलग हो गई। अब अलग अलग होने के बाद में जब इनका द्विगुणन होगा, तो बेटे सामान्य डीएनए की चेन आएगी इनके सामने। तो यहां पर आप देखिएगा कि इस तरह से ये हो गया, और यहां पर भी ये इस तरह से डीएनए बना, ये सामान्य श्रृंखला ही इनके सामने आएगी। तो सामान्य श्रृंखला इनके सामने आने से ये डीएनए यहां पर बना, और एक डीएनए यहां पर बना। तो अब आप यहां पर देखें बच्चों कि यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये हुआ हमारे पास में कि ये डीएनए तो कैसा डीएनए बना, ये डीएनए बना हाइब्रिड डीएनए। ये कैसा बना, तो ये नॉन हाइब्रिड डीएनए। ये भी कैसा बना, नॉन हाइब्रिड डीएनए, नॉन हाइब्रिड डीएनए, नॉन हाइब्रिड डीएनए। ये भी बना नॉन हाइब्रिड डीएनए, नॉन हाइब्रिड डीएनए, और ये कैसा बना, यानी हाइब्रिड डीएनए। तो अब इसमें अपन हाइब्रिड डीएनए का, और ये पीढ़ी हमारे पास में कौन सी पीढ़ी है, तो ये है बेटे थर्ड पीढ़ी, यानी ये हमारे पास में है तीसरी पीढ़ी। तो तीसरी पीढ़ी में अपन इसका जो रेशो निकालेंगे वो बेटे पहले तो हाइब्रिड डीएनए कितने हैं हमारे पास में 2, और कुल डीएनए कितने हैं 8, तो इंटू 100, तो बराबर यहां पर आएगा 25%। 25%। तो तीसरी पीढ़ी में हाइब्रिड डीएनए का जो रेशो होगा, ये रेशो होगा 25%, क्योंकि यहां पर हाइब्रिड डीएनए तो टोटल कितने, फॉर्मूला याद है ना बेटे कि हाइब्रिड डीएनए की संख्या बटे कुल डीएनए की संख्या इंटू 100, तो यह आता है हाइब्रिड डीएनए का प्रतिशत। तो हाइब्रिड डीएनए का जो प्रतिशत याद करोगे तो बेटे यहां पर कितने हाइब्रिड डीएनए हैं 8 में से, एक तो पीले वाला, जहां पीला होगा वो हाइब्रिड डीएनए होगा, तो ये यहां पर 1 और 1 2, तो 2 कुल डीएनए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8, तो 2 बेटे 8 इंटू 100 बेटे कैलकुलेट करोगे तो यह आ जाएगा 25%। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर बेटे पहली जेनरेशन में ये 100% था हाइब्रिड डीएनए, दूसरी जेनरेशन में ये 50% था, और तीसरी जेनरेशन में ये था हमारे पास में कौन सा, यानी 25%। तो इसको अर्ध संरक्षी विधि कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, अर्ध संरक्षी विधि। तो बच्चों यहां पर आपको याद रखना है, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था डीएनए का इंट्रोडक्शन। क्या था बेटे, डीएनए का इंट्रोडक्शन। तो उस इंट्रोडक्शन में मैंने आपको क्या क्या बताया, सबसे पहला बताया बेटे मैंने कि डीएनए को किसने डिस्क्राइब किया, तो क्या याद हुआ आपको, कोरेनबर्ग ने। फिर मैंने कहा कि बेटे डीएनए होता कहां पर है, तो आपने को क्या याद हुआ, ये केंद्रक के केंद्रक द्रव्य में होता है। फिर मैंने आपसे पूछा कि बेटे इसकी अवस्था कौन सी है, तो आपने क्या कहा कि ये इंटरफेज की एस अवस्था में होता है। फिर मैंने आपसे कहा इसकी दिशा क्या होती है, तो आपको क्या याद हुआ कि इसकी दिशा 5 डेज से 3 डेज की ओर। हमेशा याद कर लेना बेटे, जब भी नया डीएनए अणु बनेगा तो इसकी दिशा हमेशा क्या रहेगी, 5 डेज से 3 डेज की ओर रहेगी, यानी 5 डेज से 3 डेज की ओर रहेगी। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद में बेटे मैंने आपसे कहा कि जो स्टार्टिंग होती है, तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है बेटे ये हमेशा होती है कहां से, कई सारे बिंदुओं से, जिसे प्रारंभिक बिंदु भी कहते हैं। ये तो चलो अपन इसके बारे में बता दिया, लेकिन जो सबसे मेन घटना है कि बेटे ये डीएनए के द्विगुणन की जरूरत क्यों पड़ती है, तो आपको क्या याद करना है कि जब एक कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित होती है, तो बेटे अगर डीएनए डबल नहीं हुआ,
और डीएनए आधा आधा होकर अगर अगली पीढ़ी में जाता रहा तो एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि फिर जो है डीएनए हमेशा कम या माइनस में चला जाएगा। तो होता क्या है बेटे कि हमारी कोशिकाओं के अंदर डीएनए जो है कोशिका विभाजित होने से पहले डीएनए दुगना होता है, और दुगना होकर जब कोशिका बनती है, तो जब दो कोशिकाएं बनती है तो दुगना डीएनए बराबर बराबर चला जाता है दोनों कोशिकाओं में, और इस कारण से दोनों कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा बराबर बनी रहती है। तो ये मेन लॉजिक पॉइंट याद रखना कि डीएनए की द्विगुणन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारी कोशिका 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो जब भी कोशिका विभाजित होती है तो पहले बेटे डीएनए डबल होता है, और ये जो डबल डीएनए है विभाजित होने वाली दोनों कोशिकाओं में बराबर बराबर चला जाता है, और इस कारण से जंतु में डीएनए की मात्रा समान बनी रहती है। अब यहां पर देखना है कि जो नया डीएनए बनता है उस, अच्छा परिभाषा क्या बताए बेटे, एक अणु डीएनए से उसी के समान, एक अणु डीएनए से उसी के समान दो अणु डीएनए का बनना, यह कहलाता है डीएनए का द्विगुणन। परिभाषा याद हो गई, एक अणु डीएनए से उसी के समान दो अणु डीएनए का बनना। अब बेटे जो दो अलग अलग अणु बने हैं, जैसे यहां पर ये बने हैं, तो जो दो अलग अलग डीएनए अणु बनते हैं उसमें एक श्रृंखला हमेशा नई होती है और एक श्रृंखला हमेशा पुरानी होती है। तो बेटे यहां पर एक नई और एक पुरानी, ये पुरानी श्रृंखला कंजर्व होती हुई अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होती जाती है, संरक्षित होती जाती है। तो इस विधि को कहते हैं अर्ध संरक्षी विधि। तो डीएनए का जो द्विगुणन होता है जिस मेथड के आधार पर होता है बेटे, उसका नाम है अर्ध संरक्षी विधि। अब ये जो अर्ध संरक्षी विधि है इसको दिया किसने, तो बेटे मिशेल्सन और स्टेहाल ने इसको दिया, और किस जीवाणु के अंदर बताया, इकोलाई जीवाणु के अंदर। और इस विधि में दो तरह के समस्थानिकों का उपयोग किया गया, N14 और N15। N15 जो है वो हैवी कंटेनिंग डीएनए आइसोटोप है बेटे, और N14 जो है 14, N14 ये बेटे लाइट डीएनए कंटेनिंग आइसोटोप है। ये यहां पर जब इनको पीढ़ी दर पीढ़ी अपन ले जाएंगे तो बेटे यहां पर तीन तरह के रिजल्ट मिलेंगे कि पहली पीढ़ी के अंदर हाइब्रिड डीएनए 100% मिलेगा, दूसरी पीढ़ी के अंदर हाइब्रिड डीएनए 50% मिलेगा, और तीसरी पीढ़ी के अंदर हाइब्रिड डीएनए हमें 25% मिलेगा। तो ये यहां तक का टॉपिक था बेटे हमारा, यानी कौन सा, डीएनए का इंट्रोडक्शन। अब यहां पर बेटे अगला जो हमारा इसका भाग 2 आएगा, तो उस भाग 2 के अंदर अपन डीएनए में काम आने वाले एंजाइम क्या होंगे, रेप्लिकेज एंजाइम के बारे में पढ़ना है, और बेटे उसके अंदर अपन को डीएनए की क्रियाविधि के बारे में भी पढ़ना है। तो ये था बेटे हमारे पास में, तो यहां था बेटे ये हमारे पास में यानी डीएनए के द्विगुणन का पार्ट 1, और इसमें अपने इंट्रोडक्शन पढ़ा। तो आज बेटे अपन इतना ही पढ़ेंगे, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मोशन मंच की ओर से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बेटे, आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।